तो आज का हमारा विषय है बच्चों की परवरिश, पेरेंटिंग। इस पर तो देखिए हर किसी की अपनी राय होती है, अपनी सलाह होती है। हाँ, और सलाह देने वालों की तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज हम किसी की राय पर नहीं, बल्कि हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ दस्तावेज हैं, जिनमें परवरिश को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां और नजरिए दिए गए हैं। अच्छा। हमारा काम है कि हम इनमें से जरूरी बातें निकालें और समझें कि ये आज के दौर में कितनी मायने रखती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है इन स्रोतों की सबसे खास बात यही है कि ये कोई 10 स्टेप्स टू परफेक्ट पेरेंटिंग वाली लिस्ट नहीं देते। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। ये हमें प्रकृति से, इतिहास से, मतलब रोज की जिंदगी से उदाहरण देकर एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे मजेदार बात जो सामने आई वो है प्रकृति से सीखने का आइडिया। है ब्रह्मांड ईश्वर की मूक किताब है। मतलब ये पूरी कायनात, ये यूनिवर्स भगवान की एक साइलेंट बुक है। वाह। अगर इंसान इसकी खामोश जबान को सुन ले तो ये उसके लिए ज्ञान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन सकती है। परवरिश पर बात करने के लिए ये एक बहुत ही गहरी शुरुआत है। और पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? क्या? ये कह रहा है कि बच्चों को कैसे पालें, इसका जवाब किसी सेल्फ हेल्प किताब में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। सही बात है। परवरिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक तरह की कला है जिससे हम अपने आसपास देखकर ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। ये पूरी चर्चा के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखता है। इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए एक पौधे का इतना शानदार उदाहरण दिया गया है कि पढ़कर मजा आ गया। अच्छा, पौधे का? हाँ, जब कोई पौधा जमीन से पहली बार निकलता है तो वो कितना नाजुक होता है ना? हाँ बिल्कुल। उसमें जरा भी ताकत नहीं होती कि वो तेज हवा या तूफान का सामना कर सके। तो वो क्या करता है? वो लड़ता नहीं है, वो अकड़ता नहीं है। हवा किस तरफ उसे झुकाती है वो उसी तरफ झुक जाता है, वो हालात से समझौता कर लेता है। बिल्कुल। दस्तावेज में एक लाइन लिखी है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर का, जीता जागता चित्र बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से तो असली बात शुरू होती है। ओके। 25 साल बाद वही पौधा एक मजबूत ताकतवर पेड़ बन जाता है। अब उसकी डिक्शनरी से झुकने जैसा शब्द ही गायब हो चुका होता है। अच्छा। अब वो हवा के झोंकों से बेअसर होकर अपनी जड़ों पर सीधा खड़ा रहता है। और अगर हम इसे परवरिश से जोड़ें तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। स्रोत में से निर्माण के लिए एक अंतराल कहा गया है। निर्माण के लिए एक अंतराल? हाँ, मतलब मजबूत बनने से पहले एक ऐसा दौर आता है जब आपको लचीला होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, अपनी जड़ें जमानी पड़ती हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहले दिन से ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बने, जबकि प्रकृति हमें सिखा रही है कि मजबूती से पहले लचीलापन आता है। सही बात है। अगर किसी बच्चे को बचपन में ये झुकना नहीं सिखाया गया, उसे हर मुश्किल से बचाया गया, तो वो शायद कभी उस मजबूत पेड़ वाली स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश में हम उन्हें शायद लंबे समय के लिए कमजोर बना रहे हैं। बिल्कुल। खैर, पेड़ की तरह झुकने और लचीलेपन की ये बात तो समझ आती है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई आपको सीधे सीधे चुनौती दे, कोई आपका अपमान करे, तब क्या? दस्तावेज में इसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये असली परीक्षा है। प्रकृति के नियम समझना एक बात है और उन्हें इंसानी रिश्तों में लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक सज्जन को उनके पड़ोसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, लेकिन उन्होंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने घर आ गए। जब उनके बेटे को ये बात पता चली तो उसका तो खून खौल उठा। उसने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, खासकर एक नौजवान के लिए। हाँ, आज के जमाने में तो इसे स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ कहा जाता है। सोशल मीडिया पर तो तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती। सही बात है। लेकिन यहाँ पिता का जवाब सुनने लायक है। उन्होंने बड़े शांत होकर कहा, बेटा, उसने सिर्फ एक लफ्ज ही तो कहा है, कोई पत्थर तो नहीं मारा। अच्छा। इसमें हमारा क्या बिगड़ा? जबान उसने अपनी गंदी किया, हम अपनी क्यों करें? सोचिए इस जवाब में कितना ठहराव है। ये सिर्फ उपदेश देने से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। ये बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं को काबू में रखने का एक लाइव डेमो है। पिता ने अपने बेटे को दिखाया कि बाहरी उकसावे पर प्रतिक्रिया कैसे नहीं देनी है। उन्होंने बेटे से कहा कि इस घटना को याद वाले डिब्बे में नहीं, भूल वाले डिब्बे में डाल दो और अपने काम पर ध्यान दो। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों बाद उस पड़ोसी को खुद अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो माफी मांगने आ गया। वाह। पिता ने बेटे के मन में बदले की आग भरने के बजाय
उसे धैर्य का रास्ता दिखाया, जो आखिर में ज्यादा असरदार साबित हुआ। और आज की ऑनलाइन दुनिया के लिए ये सबक कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा। जहां बच्चे हर मिनट ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स का सामना करते हैं। अगर उन्हें ये सिखाया जाए कि हर बात पे प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, तो उनकी आधी मानसिक परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ये परवरिश का एक बहुत अहम हिस्सा है, बच्चों को मजबूत बनाना, ना कि सिर्फ गुस्सैल। तो हमने लचीलेपन और धैर्य की बात की, लेकिन प्यार के बारे में क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माता-पिता का प्यार ही बच्चे के लिए नुकसानदायक बन जाए? दस्तावेज में 2003 की सूरत, गुजरात की एक घटना का जिक्र है जो इसी सवाल का जवाब देती है। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। बहुत ज्यादा प्यार जैसी कोई चीज होती है क्या? एक आदमी था जो अपने छोटे बच्चे को एक पल के लिए भी जमीन पर नहीं रखता था। अच्छा। हर वक्त उसे गोद में उठाए रखता, कभी कंधे पर बिठाता, कभी सीने से लगाए रखता। लेखक ने जब ये देखा तो उस आदमी के पास जाकर एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही। मुझे अंदाजा है उन्होंने शायद कहा होगा कि ये प्यार नहीं, बच्चों को कमजोर बनाना है। इससे भी ज्यादा सख्त शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा, आप तो अपने बेटे के दुश्मन हैं, आपका ये प्यार उसके लिए दुश्मनी जैसा है। अरे बाप रे। हाँ, ये सुनकर वो पिता तो बुरी तरह घबरा गया होगा। उसने पूछा, मैं दुश्मन कैसे हो गया? वजह साफ है, इसे आज की भाषा में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। बिल्कुल। बच्चे को हर छोटी बड़ी मुश्किल से बचाकर रखना। बिल्कुल। लेखक ने समझाया कि इस बच्चे को एक ऐसी दुनिया में जीना है जहां कोई उसे हर वक्त गोद में उठाने वाला नहीं होगा। सही बात। आपको उसे उस दुनिया के लिए तैयार करना है, न कि अपनी गोद का आदी बनाना है। सच्चा प्यार बच्चे को भविष्य के लिए मजबूत बनाता है, उसे अपाहिज नहीं बनाता। यह सुनकर उस आदमी ने बच्चे को जमीन पर उतार दिया और बच्चा खुशी से दौड़ने लगा। स्रोत में इसी बात को प्रकृति के नियम से जोड़ा गया है। बच्चे इसलिए पैदा होते हैं कि वो दुनिया के खुले मैदान में दौड़ें, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखें। हाँ। और हर तरह के अच्छे बुरे अनुभव से गुजरें। उन्हें माता पिता के स्नेह का आदी बना देना प्रकृति की योजना के खिलाफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार न करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि प्यार ऐसा हो जो बच्चे को पंख दे, पिंजरा नहीं। प्यार जो पंख दे, पिंजरा नहीं। बहुत खूब। और बच्चों को दुनिया के लिए तैयार करने में घर के माहौल और खासकर माँ की भूमिका का जिक्र एक बहुत ही प्रभावशाली ऐतिहासिक घटना के जरिए किया गया है। अच्छा। यह कहानी सम्राट अकबर के समय की है। अच्छा, मुगल काल से भी परवरिश का कोई सबक है? बताइए। तो हुआ यूं कि अकबर के दरबार में मुल्ला अब्दुल नबी नाम के एक बड़े आलिम, मतलब विद्वान थे। हाँ। एक दिन अकबर ने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे। मुल्ला साहब को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भरी सभा में अपनी लाठी से अकबर की पीठ पर मार दिया। एक मिनट, बादशाह को भरे दरबार में एक मुल्ला ने लाठी से मारा? हाँ। इसके बाद तो मुल्ला साहब का बचना नामुमकिन ना होगा। यही तो कहानी का असल हिस्सा है। अकबर ने पलट के कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठकर महल में अपनी माँ मरियम मकानी के पास गए और शिकायत की, देखिए माँ, आज मुल्ला ने भरे दरबार में मुझे मारा। सोचिए, एक बादशाह के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती रही होगी। बिल्कुल। लेकिन उनकी माँ ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। अब यहाँ माँ की भूमिका आती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटे, इस बात का बुरा मत मानो, ये तो तुम्हारे लिए आगे चलकर मोक्ष का साधन बनेगा। अच्छा। कयामत तक लोग ये कहेंगे कि एक मामूली मुल्ला ने बादशाह पर हाथ उठाया और उस समझदार बादशाह ने सब्र से काम लिया। वाह, मतलब उन्होंने अपमान के एक पल को महानता के एक अवसर में बदल दिया। हाँ। उन्होंने अकबर के गुस्से को एक ऊंचे मकसद की तरफ मोड़ दिया। हाँ। ये दिखाता है कि एक माँ या पिता की सिर्फ एक सलाह बच्चे की पूरी सोच को कैसे बदल सकती है। वो उसे घटना को देखने का एक नया चश्मा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक माँ की ये सलाह आज के जमाने में काम करेगी? क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि अगर कोई ताकतवर तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो उसे धैर्य से सह लो? कहीं ये गलत संदेश तो नहीं देता? बहुत जरूरी सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है कि हर जुल्म को चुपचाप सह लिया जाए। ये संदर्भ पर, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। मरियम मकानी ने ये नहीं कहा कि तुम कमजोर हो। उन्होंने कहा, इस सिचुएशन में तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। यह एक रणनीतिक सोच है। यह बच्चे को यह सिखाने जैसा है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। सही बात है। कभी कभी चुप रहना पलटकर जवाब देने से ज्यादा ताकतवर होता है। ये बच्चे को शक्तिहीन नहीं बल्कि बुद्धिमान बना रहा है। सही बात है। और ये घर के माहौल से जुड़ा है। दस्तावेज कहता है
कि एक अच्छे इंसान का घर परिवार केंद्रित होता है, जहां वो अपना समय और पैसा परिवार पर लगाता है और हमेशा ईश्वर और अपनी जिम्मेदारियों को याद रखता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि पूरा माहौल है जो बच्चे के चरित्र को गढ़ता है। बिल्कुल। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम होते हैं। घर का माहौल ही उनका पहला स्कूल है। और परिवार की इसी अहमियत पर जोर देते हुए स्रोत में परिवार को महान इंसानियत की एक इकाई कहा गया है, एक ऐसा स्कूल जहां इंसान जिंदगी जीना सीखता है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी कमी का भी जिक्र है, जिसे व्यक्तिपरक सोच यानी सब्जेक्टिव थिंकिंग कहा गया है। अच्छा, यानी परिवार जहां एक तरफ ताकत है, वहीं एक कमजोरी भी बन सकता है। ये क्या है? इसका मतलब है कि लोग अक्सर अपने परिवार वालों को लेकर पक्षपाती हो जाते हैं। बायस्ड। हाँ, ये तो होता है। उन्हें अपने बच्चों की, अपने लोगों की गलतियां नजर ही नहीं आती। वो बाहर वालों को अलग नजर से देखते हैं और अपने परिवार वालों को अलग नजर से। अरे, ये तो आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसे हम कॉन्फर्मेशन बायस या इको चेम्बर कह सकते हैं। बिल्कुल। परिवार एक बुलबुले की तरह बन जाता है, जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और हम अपने बच्चों की गलतियों के प्रति अंधे हो जाते हैं। हम सबने उन माता पिता को देखा है जो कहते हैं, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि इस वजह से ऐसे लोग न तो बाहर वालों की जिंदगी से कुछ सीख पाते हैं और न ही दूसरों के अनुभवों से कोई सबक लेते हैं। यह एक तरह का मानसिक अंधापन है जो परिवार के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव से पैदा होता है। तो सबक यह है कि परिवार की इकाई में रहते हुए भी एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव नजर बनाए रखना जरूरी है, खासकर जब बात अपने बच्चों की गलतियों की हो। सही। उन्हें बचाने के बजाय उन्हें सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। एक सवाल उठाया गया है कि बच्चों को आध्यात्मिक या इस्लामी परवरिश कैसे दी जाए, और इसका जवाब पारंपरिक सोच से काफी अलग है। मैं सुनने को तैयार हूं, क्योंकि आमतौर पर इसका जवाब होता है कि उन्हें धार्मिक शिक्षा दो, अच्छी बातें सिखाओ, वगैरह वगैरह। दस्तावेज कहता है कि सिर्फ किसी मौलवी को रख लेने से या बच्चों के लिए कोई धार्मिक मैगजीन मंगवा देने से या उन्हें कुछ सांस्कृतिक आदतें सिखाने से ये मकसद पूरा नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। सबसे पहले अपने घर के माहौल को आध्यात्मिक बनाया जाए। ये शो डोंट टेल का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। आप बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, पहले खुद वो बनिए। आप बच्चों के लिए जो माहौल चाहते हैं, पहले उस माहौल को अपने घर में बनाइए। आप चरित्र निर्माण को आउटसोर्स नहीं कर सकते। सही कहा। दस्तावेज में साफ लिखा है कि घर में दुनियादारी की बातें कम और धर्म और मोरालिटी की बातें ज्यादा होनी चाहिए। घर का माहौल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि परलोक और ऊंचे आदर्शों के रंग में रंगा होना चाहिए। जब बच्चे ऐसे माहौल में सांस लेते हैं तो अच्छी आदतें और आध्यात्मिकता उनके चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। उन्हें ऊपर से थोपना नहीं पड़ता। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन आज के दौर में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब बच्चों के हाथ में हर वक्त फोन है और वो बाहरी दुनिया से 24/7 जुड़े हुए हैं, तब घर के माहौल को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि वो बाहरी असर को काट सके? ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, लेकिन शायद स्रोत यही कह रहा है कि यही एकमात्र रास्ता है। बाहरी प्रभावों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन घर में एक ऐसी मजबूत नींव रखी जा सकती है कि बच्चा सही और गलत में फर्क करना सीख जाए। सही है। मतलब लड़ाई बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं, बल्कि अपने घर को एक मजबूत किला बनाने की है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इन सभी अंशों से क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि परवरिश सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति से सीखने, मुश्किल समय में धैर्य रखने, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार से बचने, घर में सही माहौल बनाने और अपने ही परिवार को लेकर अंधे पक्षपात से ऊपर उठने की एक पूरी प्रक्रिया है। इन सभी विचारों का सार ये है कि परवरिश बाहर से कुछ थोपने का नाम नहीं है, बल्कि अंदर से एक सही मानसिकता और वातावरण बनाने का नाम है। चाहे वो पेड़ की तरह झुकना सीखना हो, पड़ोसी को माफ करना हो, या अकबर की माँ की तरह एक घटना को सही नजरिए से देखना हो। ये सब एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां बच्चा खुद ब खुद सही दिशा में बढ़े। बिल्कुल। ये बच्चे को एक नक्शा देने के बजाय उसके अंदर एक कंपास बनाने जैसा है। ये सब एक अहम विचार सोचने पे मजबूर करता है। ये स्रोत बताते हैं कि असली परवरिश सीधे निर्देश देने के बजाय एक माहौल बनाने के बारे में है, धैर्य का,
प्राकृतिक विकास का और आध्यात्मिक जागरूकता का माहौल। ये एक सवाल खड़ा करता है, आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों पर सोशल मीडिया, दोस्तों और अनगिनत बाहरी ताकतों का असर माता-पिता से कहीं ज्यादा होता है, एक बच्चे का कितना माहौल वाकई में माता-पिता के नियंत्रण में है? और जब बाहरी प्रभाव इतने मजबूत हों, तो इन मूल्यों को कैसे विकसित किया जाए? तो आज का हमारा विषय है बच्चों की परवरिश, पेरेंटिंग। इस पर